जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर वो इसको बोलते हैं, तो ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर जो है पूरा प्लानिंग के साथ किया है। इसके लिए मेरे हिसाब से एज पर माई ओपिनियन इसको फांसी से कम सजा नहीं होगी। अभी भारत के अंदर लिव इन रिलेशन का कोई कानून अभी तक बना नहीं। अगर मीडिया बोल रही है उसने अपराध किया है, लेकिन अगर कोई उसका एविडेंस नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मीडिया ने कहा इसलिए उसको सजा दें। तो ऐसी घटना अगर होती है तो उसके बाद क्या होना चाहिए, सिस्टम कुछ करेगा नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। श्रद्धा मर्डर केस के गुनहगार आफ्ताब पूनावाला जो कि जात से बुरा है, श्रद्धा को जिस बेरहमी से आफ्ताब ने कत्ल किया, कत्ल करने के बाद 35 टुकड़े करके जंगल में फेंकने वाला बेरहम कातिल आफ्ताब पूनावाला जो कि दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है, उसका क्या होगा, उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए, इसे जानने के लिए हमने मुंबई के प्रसिद्ध सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन सातपुते से बात की। सुनिए क्या कहा नितिन सातपुते ने इस जघन्य हत्याकांड के बारे में। दिल्ली में रूह को झकझोरने वाली एक घटना अंजाम दी जाती है। एक प्रेमी और प्रेमिका जो कि लिविंग रिलेशनशिप में दिल्ली में रहते हैं, और वहीं जो पुरुष है जिसके साथ में उस महिला का, उस लड़की का संबंध है जिसका नाम श्रद्धा है, और पुरुष का नाम है जो आफ्ताब अमीन पूनावाला जो कि बोरा समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, बोरा समुदाय से हैं, और उनके साथ में लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाली जो है श्रद्धा का कत्ल कर दिया जाता है अब से करीब 6 महीना पहले। और जो लाश के हैं वो 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं, और उन टुकड़ों को कहीं ना कहीं डिस्पोज करने के लिए मेहरौली के जंगल का इस्तेमाल किया जाता है। रात के 2 बजे एक शख्स अपने घर से ब्लैक पॉलीथीन लेकर निकलता है जिसमें कि उस लड़की के शरीर के अवशेष होते हैं, उसे वो जंगल में जाकर डिस्पोज करता है। धीरे धीरे डिस्पोजर की जो है वारदात को वो अंजाम देता है, जो कि उसने एक इंटरनेट वेब सीरीज़ द्वारा देखी होती है, उसके हिसाब से वो अपना कार्य करता है। मगर कहीं ना कहीं कानून के हाथ से जुर्म नहीं छुपता है। जुर्म देर से ही सही मगर कानून की नज़रों में आ जाता है। उस बच्ची के माता पिता की शिकायत करने के बाद में कहीं ना कहीं जो है महाराष्ट्र पुलिस दिल्ली के पुलिस के दरवाजे पर दस्तक देती है। दस्तक देने के बाद में इन्वेस्टिगेशन का जो है दौर शुरू होता है, और दौर आकर रुकता है तो वो आफ्ताब की चौखट होती है, जहां से कि आफ्ताब को उसकी चौखट से खींचकर बाहर निकाला जाता है, और सच आज जो है जनता के सामने है। मेरे साथ में इस समय सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील जो है नितिन सातपुते जी इस समय मेरे साथ में हैं, जो कि इन सारी क्रिमिनल घटनाओं के विशेष जानकार हैं, और विशेषता वो इस पे जो है महारत रखते हैं। इसलिए हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो जुर्म किया गया है इसकी सज़ा कानून किस तरीके से कानून इसकी सज़ा देता है, और कौन से एंगल में कानून के कौन से कायदे में ये जो अपराधी है वो बैठता है। नितिन सातपुते जी, ये इतनी बड़ी जघन्य घटना जो अंजाम दी गई, सर ये अपराधी जिस तरीके से इन्होंने जुर्म किया, सर कानून के किस कायदे में ये अपराध बैठता है? ये जो घटना घटी है बहुत ही जघन्य और बहुत असामान्य घटना है, और इसको शायद कोर्ट में रेयर केस कहा जाएगा। और आपने देखा होगा आज तक के जजमेंट में जितने सारे जजमेंट आ गए हैं, जो रेयर केस में है इनको फांसी की सज़ा हुई है जी। और ये घटना का स्वरूप अगर देखा जाएगा, नेचर ऑफ दिस इंसिडेंट्स, ये बहुत प्री प्लानिंग के साथ की हुई घटना है। जो लिव इन रिलेशन में जो कपल था, ये लड़का जो है मुस्लिम था, लड़की हिंदू थी, और ये लड़की के साथ जो अभी हुआ है, जिस तरीके से उसका कत्ल किया गया, उसका मर्डर किया गया, और मर्डर के बाद उसका बॉडी का डिस्पोजल यानी कि डिसअपरेंस ऑफ द एविडेंस, मतलब सबूत जो है वो छुपाने की कोशिश की गई, सबूत को नष्ट करने की कोशिश की गई, यानी कि डिसअपरेंस ऑफ एविडेंस, वो पूरे प्री प्लान के साथ किया गया है। जैसा आपने कहा वेब सीरीज़ में देख के वो शायद उसने किया है, या कहीं पर भी क्राइम स्टोरी जो थी वहाँ पर उसने जाकर किया है। मतलब वो जो लड़का है शायद उसका एज भी शायद कम है, जैसा निर्भया का जो केस हुआ था 2012 में दिल्ली में, उसी तरह का एक केस है। लेकिन ये लिव रिलेशन में था, वो तो लड़की अनजान थी। ये लड़की के साथ जो बर्बरता के साथ उसका मर्डर किया, उसको काट के उसको फ्रिज में रखा गया। फ्रिज में रखने के बाद वो लड़की का जो मोडस ऑपरेंडी था
कि एक दूसरी लड़की को भी उसने वहाँ पर रूम उसके फ्लैट में लाया था और उसके साथ रहकर भी इसकी लड़की की लाश फ्रिज में थी और दूसरी लड़की के साथ वो वहाँ पर संबंध बना रहा था। तो वो लड़की का वो जो आदमी है, जो अपराधी है, उसका साइकोलॉजी, उसका साइकेट्रिक स्टेटस, उसका मेंटल स्टेटस भी चेक करना पड़ेगा। ये विकृत बोलते हैं इसको, ये विकृति समाज की विकृति है। ये तो बच गया एक की लड़की होगी, ऐसा और कितनी लड़कियों के साथ उसने शायद किया भी होगा। अभी ये इन्वेस्टिगेशन चालू है, तफ्तीश चालू है, उसके बाद एक ये इन्वेस्टिगेशन की परतें खुली जाएगी और सारे मामले बाहर भी आ सकते हैं। तो ये बहुत असामान्य घटना है, रेयर केस है। और हम मतलब ये जो अभी जो केस है, जो सारे सबूत आ रहे हैं सामने, इसमें फांसी के सिवा दूसरी कोई सज़ा नहीं होगी। फांसी हो सकती है इसके अंदर। तो ये बहुत असामान्य घटना है। अनिल जी, कानून क्या कहता है इस पूरे मामले को लेके? कानून की नज़र से, क्योंकि सामान्यतः जनता जिस तरीके से देखती है या सोचती है उससे जो हट के होती है कानून की दृष्टि, तो कानून किस दृष्टि से इस अपराध को देखता है? देखिए, इंडियन पिनल कोड कानून जो है, भारतीय दंड संहिता, वो सबके लिए बराबर है, एक जैसा है। अगर कत्ल होता है, मर्डर होता है, तो उसकी सज़ा जो है वो आजीवन कारावास या उसकी फांसी है, फांसी से कम नहीं, या फांसी से कम यानी आजीवन कारावास। तो उसके बाद वही सज़ा है, उसके नीचे सज़ा नहीं है। अगर इसको फांसी भी लगती है, अगर ये राष्ट्रपति के पास भी जाता है, तो राष्ट्रपति ज़्यादा से ज़्यादा फांसी की सज़ा को तोड़कर उसको लाइफ पर इम्प्रिजनमेंट कर सकता है, उससे कम सज़ा इसमें नहीं है। तो ये जो जघन्य अपराध है, बहुत सीरियस ऑफेंस है, और सीरियस ऑफेंस होने के बावजूद, मर्डर करने के बाद वो इतना रुका नहीं है। उसको, वो जो अपराधी है, उस लड़की के लिए उसको कोई भी उसको सिंपैथी नहीं है, उसका कोई प्यार नहीं है, या कोई एक ह्यूमैनिटी होता है, वो ह्यूमैनिटी भी नहीं है। उसको काट के उसको 35 टुकड़ों में उसमें भर के पॉलीथीन में भर के फ्रिज में रखा और ऐसा जगह चुनी, वहाँ पर उसको फेंक दिया। आज भी उसके शरीर के कुछ टुकड़े हैं वो अभी मिल नहीं रहे, शायद उसका स्कल नहीं मिल रहा है शायद उसका। तो बहुत प्लानिंग के साथ किया हुआ है, कूल माइंड से किया है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर इसको बोलते हैं। तो ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर जो है पूरा प्लानिंग के साथ किया है। इसके लिए मेरे हिसाब से, एज पर माई ओपिनियन, इसको फांसी से कम सज़ा नहीं होगी। और इसमें मर्डर, सभी मर्डर के लिए सज़ा एक ही है, फांसी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो शायद इसको भी ये जो माहौल देख के, उसका जो इन्वेस्टिगेशन देख के, या उसने जो किया हुआ अपराध देख के, फांसी से कम सज़ा उसको नहीं मिलेगी। सर, अगर लिविंग रिलेशनशिप की बात करूं, जिस तरीके से लिविंग रिलेशनशिप का कानून क्या कहता है, और क्या उसमें भी किसी किस्म के इस तरीके की घटनाएं जब होती है तो उससे समाज को लगता है, कुछ समय तक के लगता है कि इसमें बदलाव आने चाहिए, मगर जहां जैसे समय बीत जाता है सब अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। तो सर, ये लिविंग रिलेशनशिप का जो कानून है, जिस तरीके से ऑर्डर पास हुआ, तो उसको लेकर के आप क्या राय रखते हैं सर? देखिए, लिव इन रिलेशन, ये जो ट्रेंड है, ये फॉरेन से आया हुआ है। भारत में लिव इन रिलेशन को सामाजिक मान्यता नहीं थी, समाज में स्वीकार्य नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसा मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लोग अभी पढ़ लिख रहे हैं, सोसाइटी में जा रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, काम काज के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसे ये संबंध बनते जाते हैं। फ्रेंडशिप में लिव इन रिलेशन होते रहते हैं। तो इसको सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला दर्ज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस को या लिव इन रिलेशन को मान्यता दी है। भारतीय घटना का आर्टिकल 21 के हिसाब से हर आदमी को, हर इंसान को, जो भारतीय सिटीजन है, उसको आज़ादी है, किसी भी कहीं पर भी जा सकता है, कहीं पर भी आ सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है, किसी से भी शादी कर सकता है। वो आज़ादी भारतीय घटना दी है। उस आज़ादी के तहत ये जो लिव इन रिलेशन है, वो लिव इन रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहे हैं और उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो कोई भी धर्म का लड़का, कोई भी धर्म की लड़की एक दूसरे के साथ, जो 18 साल के ऊपर है, सज्ञान है यानी मेजर है, वो एक दूसरे के साथ रहकर अपना साथ बिता सकते हैं, संबंध बना सकते हैं। तो ये हो गया लिव इन रिलेशन। अभी भारत के अंदर लिव इन रिलेशन का कोई कानून अभी तक बना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ डायरेक्शन दिए थे कि इसमें कोई अपराध नहीं है। एडल्ट्री का जो सेक्शन था 497 का, वो सेक्शन भी हटा दिया यानी कि उसमें अपराध नहीं बनता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये अपनी एक पत्नी होने के बावजूद दूसरी पत्नी नहीं, या कोई महिला के साथ संबंध बन के उनके साथ रह सकता है। कोई औरत अपने शोहर होने के बावजूद भी लिव इन रिलेशन में किसी के साथ भी रह सकती है। आपने देखा होगा हाई फाई सोसाइटी में सब चलता है। तो ये अपराध नहीं है, अपराध का श्रेणी में नहीं है। तो इसके लिए कोई गाइडलाइन भी नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है, पुलिस के पास इसका रिपोर्टिंग नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है वो एक कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल यानी कि उसका रिपोर्टिंग होना चाहिए, उसका एक कहीं पर भी उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। ये रिकॉर्ड कहीं पर नहीं है, इसको रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए एक प्रावधान बनाना पड़ेगा, उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। तो कानून के लिए सरकार अभी पहल करे
स्टेप्स लेने के बाद इसका शायद कानून बने। दूसरी बात ऐसी है, समाज ने इस बात को अभी तक मान्यता नहीं दी। ये जो घटना हुई, इस घटना के बाद हर माता पिता जो लड़के का बाप है, माँ है, वो अभी डरे हुए हैं। अगर अपनी लड़की कहीं काम की वजह से, काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाती है, लिव इन रिलेशन संबंध बनाती है, या वहाँ पर आफ्ताब जैसा कोई उसको मिलता है, अगर उसको मार देगा तो अपने लड़के अपने बच्चे को कैसा बाहर भेजेंगे। तो इनकी प्रोग्रेस, उनकी डेवलपमेंट, ये सब रुक जाएगी। और ये समाज में जो अभी डर का माहौल फैला हुआ है, वो डर का माहौल निकालने के लिए अभी कुछ स्टेप्स लेना पड़ेगा। सरकार को खुद पहल करनी पड़ेगी, कुछ स्टेप्स लेके एक प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा का माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि हर इंसान को, हर सिटीजन को लगे कि अपने बच्चे बाहर जाने के बाद सुरक्षित है, सेफ है। सर, जिस तरीके से मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि अगर क्यों ऐसे नहीं हो सकता है कि पुलिस को जिम्मेदारी दी जाए, या जो लिविंग रिलेशनशिप में कहीं रेंट पे रह रहे हैं तो उनकी जानकारी जो है, सामान्यतः कानून है कि आप अगर किसी को रेंट पे रखते हो तो उनकी सारी जानकारी जो है लोकल पुलिस स्टेशन को प्रोवाइड करनी चाहिए, मगर वैसा ना करते हुए लोग, काफ़ी कुछ लोग जो हैं लोगों को रख देते हैं और उसकी जानकारी लोकल पुलिस को नहीं होती है। तो लोकल पुलिस को भी इस मामले में सख्ती से निपटना होगा, आपको लगता है? जी बिल्कुल। अभी देखिए, आप कहीं पर भी किसी को लिव इन लाइसेंस या रेंट पे या पेइंग गेस्ट के तौर पे आप रखते हो, तो उसकी जानकारी आपके नज़दीकी पुलिस थाने में देना पड़ता है। उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हमने इस आदमी को यहाँ पर रखा है। इसकी वजह ऐसी थी, कुछ साल पहले भारत में आतंकवादी जो आए थे, जहाँ पर रुके थे, रेंट पे जगह ले रहे थे और वो समाज विघातक कार्रवाई करते थे और यहाँ पर ब्लास्ट जैसी किसी स्थिति हुई थी। इसके लिए ये प्रावधान बनाए, ये नियम बनाए कि अगर कोई रेंट पे देता है तो उसको एक नज़दीक पुलिस थाने में उसका रिपोर्ट करना पड़े कि हमने इनको रेंट पे दिया है और ये आदमी यहाँ पर रहते हैं। अभी ये लिव इन रिलेशन वाला जो मामला है, शायद इसके बारे में भी इन्फॉर्म करते होंगे, लेकिन पुलिस सिर्फ लिव इन लाइसेंस पे कोई एक वाइजेड आदमी को दिया है, ये इनको दिया है, बस इतना रिपोर्टिंग करती है। लेकिन वो जो कपल वहाँ रहता है, वो शादीशुदा है या लिव इन रिलेशन है, इसके बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। अगर वो बैचलर रूम में, तो वो उसके बाद जानकारी लेंगे नहीं कि सिर्फ बैचलर रूम में 4-10 लड़के वहाँ पर रहते हैं या 4-10 लड़कियाँ वहाँ पर रहती है, इतनी जानकारी लेंगे। उनका आपस में क्या संबंध है, इसके बारे में भी रिपोर्टिंग होना चाहिए और पुलिस को कंट्रोल करना चाहिए। अगर सिर्फ बैचलर रूम है तो बैचलर रूम में कौन कौन आता है, कौन कौन जाता है, इसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। अगर लड़कियों का ग्रुप रहता है तो उनके पास कौन आता है, कौन जाता है, इसके जानकारी लेना चाहिए। और सिर्फ कपल, लड़का या लड़की, स्त्री या कोई पुरुष रहता है तो उसके बारे में तो और ज़्यादा जानकारी लेना चाहिए। ये शादीशुदा है, हस्बैंड एंड वाइफ है या लिव इन रिलेशन में है। अगर हस्बैंड वाइफ भी होगी तो भी पुलिस का जिम्मा बनता है उनकी सेफ्टी का। अगर लड़का लड़की है, लिव इन रिलेशन पे है, तो भी उनका जिम्मा और ज़्यादा होता है कि इनके ऊपर उनका ख्याल रखे, उनका केयर करे, क्योंकि लड़की होती है लड़का, या शायद लड़के के साथ भी ऐसा हो, लड़की कर सकती है, तो ये पुलिस का जिम्मा बनता है। जो थाने के अंतर्गत ये घटना हुई है, ये उनकी भी जिम्मेदारी है और जहाँ पर वो रहते थे वहाँ के मालिक, उनकी भी जिम्मेदारी है। तो इसका रिपोर्टिंग होना चाहिए, कानून बनना चाहिए। नितिन सातपुते सर, जिस तरीके से अभी मैं अगर कहूँ आपको कि मीडिया में जिस तरीके की चर्चाएं चल रही है, मीडिया ट्रायल चल रहा है, 4 लोगों के पैनल को बिठाया जाता है, फिर लव जिहाद, कई एंगल्स इस चीज़ को दिए जा रहे हैं, तो सर आपकी नज़र में कितने हद तक सही है कि 2 समाजों के बीच में द्वेष निर्माण करना, एक 2 व्यक्ति, अगर एक समाज का एक व्यक्ति खराब होता है तो सब पे तहमत लगाना या सबके ऊपर उंगलियां उठाना, कितने हद तक आपको लगता है कि सही है? देखिए, भारत में क्या पूरी दुनिया भर में कई बार कुछ घटना होती है, आपराधिक घटना होती है, तो मीडिया उसका कवरेज करती है, मीडिया ट्रायल होता है, अपने अपने चैनल चलाने के लिए वो सब सारी चीज़ें बताते हैं, डिबेट कराते हैं, उससे उस केस को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो कानून का जो अपराध है, ऐसा तो है नहीं कि समझो कि कुछ किसी को लाफा मारा है और वो लाफा मारा तो मीडिया में आने के बाद उसको फांसी की सज़ा हो गई, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कानून अपनी जगह है, मीडिया अपनी जगह है, मीडिया का काम है दिखाना, मीडिया काम करते रहे, कानून का काम है, कानून का काम अपना काम है, वो करते रहना चाहिए और कानून के प्रावधान के तहत ही उसको सज़ा होती है। अगर मीडिया बोल रही है उसने अपराध किया है, लेकिन अगर कोई उसका एविडेंस नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मीडिया ने कहा इसके लिए उसको सज़ा दे। कभी कभी ऐसा होता है, सज़ा के काबिल होता है, मीडिया ने कहा वो इनोसेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इनोसेंट है। तो कोर्ट को, न्यायालय को
पुलिस को अपना काम करना पड़ेगा, एविडेंस जुटाने पड़ेंगे, वो एविडेंस जो सबूत है जुटा के उसको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। फिर आगे कोर्ट का काम है उसको सज़ा देना, एविडेंस सारे एविडेंस जो सबूत है उसको परखने का, उसके बाद एविडेंस के आधार पर उसको सज़ा देने का काम कोर्ट का है। तो मीडिया का तो ये चलते रहेगा। और समाज को ज़्यादा संवेदनशील बनना पड़ेगा ऐसे मामलों में। समाज ने देखना चाहिए, एजुकेटेड समाज, एक प्रगल्भ समाज होता है, समाज को अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा किसके बारे में क्या बोलना है, किसके बारे में नहीं बोलना है। उस जगह पर अपना लड़का हो या अपनी लड़की हो तो ये भी सोचना चाहिए वो जगह पर अगर शायद वो होते तो अगर हम ऐसा बोलेंगे तो उसका रिएक्शन क्या होगा, उसके परिणाम क्या होंगे। नितिन सातपुते सर, जिस तरीके से अभी ये सारी घटनाएं हुई सर, तो अक्सर देखा जाता है, आप जिस तरीके से वकालत आपकी हमने देखी है कि समाज में जब भी कुछ गलत काम होता है या गलत कुछ होता है तो पहले शख्स आप उठकर खड़े होते हैं उसके खिलाफ लड़ने के लिए। तो सर ये जो आज इतनी बड़ी घटना हुई है, क्या सर इससे जुड़कर आप कोई स्टेप लेना चाहोगे आने वाले समय में? जी देखिए, मैं एडवोकेट हूँ, मैं बहुत निचले स्तर से आया हूँ। मैंने देखा है लोगों में, गरीब लोगों में काम किया हुआ, तो लोगों की भावना, वहाँ उनकी वेदना, सारी चीज़ों से परिचित हूँ। तो अगर कहीं पर कुछ होता है तो उसके परिणाम क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, ये मैंने देखे हुए हैं। तो ऐसी घटना अगर होती है तो उसके बाद क्या होना चाहिए, सिस्टम कुछ करेगा नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। तो हम भारतीय संविधान ने हमको वकील बनाया है, एडवोकेट बनाया है, और कुछ अच्छी चीज़ें हमको शायद सिखाई है, तो उसका हम यूज़ करते हैं, उसका वापर करते हैं, उसको उपयोग में लाते हैं। तो अगर ऐसी कोई घटना होती है तो हम उठ के खड़े होते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ों को, उस चीज़ को या उस घटना को एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड यानी कि मानवता के आधार पर देखते हैं, और वो हिसाब से हम न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं विक्टिम को, या परिस्थिति में जो कुछ गलत हुआ है उसको सीधा करने की कोशिश करते हैं। हम ऐसे कह नहीं सकते कि हम पूरा सिस्टम सुधार देंगे, लेकिन हम एक छोटा सा हम लोग का प्रयत्न होता है कि इस चीज़ को सीधा किया जाए, सुधार दिया जाए। तो इसके लिए हम वो आधार पे हम मानवता के दृष्टि से इस केस में हम मदद करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, हम याचिका डालते हैं, लोगों के हित में, लोक कल्याणकारी कार्यों में हम हमारा एक योगदान देते हैं। जी सर, कोई मामला लेकर आप लोग जो हैं जिस तरीके से हाई कोर्ट जाने वाले हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपने कही थी? जी, ये जो अभी लिव इन रिलेशन का जो इशू हुआ है आफ्ताब और ये लड़की का, श्रद्धा का, ये मामले में कहीं पर भी कानून नहीं है, कोई पर नियमावली नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है। निर्भया कांड होने के बाद भी दिल्ली में ऐसा इसके बारे में कोई नियमावली या जारी नहीं हुई, या महाराष्ट्र में नहीं हुई, या भारत सरकार ने भी नहीं की। तो इसके बारे में हम चाहते हैं कि कोई नियमावली, रूल बुक या कोई एक्ट, उस जैसा कुछ एक्ट होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर। तो एक्ट होना चाहिए, एक्ट का इनेक्टमेंट होना चाहिए, या भारतीय केंद्र उसका एक्ट पास करे या कोई राज्य कोई इसका कानून बनाए। तो हम ये चाहते हैं कि कानून के तहत ये लिव इन रिलेशन को मान्यता दी जाए और इस कानून के तहत उसको कंट्रोल किया जाए, नियंत्रित किया जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसी घटना फ्यूचर में आफ्ताब और श्रद्धा वाली घटना फिर से ना हो, और ये कानून के तहत अगर उसमें छोटा सा प्रयास होगा हमारा कि ये कानून बने। आपने सुना, ये थे नितिन सातपुते जी। जैसे कि मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और काफ़ी कुछ इन सारे क्रिमिनल केसेस के जानकार हैं। जिस तरीके से श्रद्धा की हत्या, निर्मम हत्या की गई आफ्ताब द्वारा, ये अपने आप में बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अगर किसी के साथ में संबंध नहीं रखना हो तो उसका दूसरा रास्ता होता है कि उससे दूरियां बना लो, ना कि उसके 35 टुकड़े कर कर पॉलीथीन में भरकर जंगलों में फेंकते घूमे। ये जिस तरीके से आफ्ताब ने जो घटनाक्रम को अंजाम दिया है, जिस तरीके से नितिन सातपुते जी ने कहा कि इसका 2 ही अंजाम होना है, या तो उम्र कैद या तो फांसी। मगर जिस तरीके से आफ्ताब ने पूरी शांति और सूझबूझ के साथ में इस घटना को अंजाम दिया है और इस क्रूरता को अंजाम दिया है कि श्रद्धा जिसने के अपने माँ बाप को, जिन्होंने उसे पैदा किया, उसे छोड़कर एक पुरुष के ऊपर भरोसा करके वो अपना घर बार, अपना परिवार छोड़कर उसके साथ जिंदगी बिताने के लिए निकल कर आती है, मगर वो पुरुष उसके बदले में उसे क्या देता है? मौत, और साथ में जिस्म के 35 टुकड़े। तो इस तरीके की घटनाओं को जो भी अंजाम देता है, चाहे वो किसी समाज से हो, किसी वर्ग से हो या किसी जाति से हो, कानून को चाहिए कि ऐसे दरिंदों से सख्ती से निपटे। और आने वाले समय में, जैसे नितिन सातपुते जी ने कहा कि इस पे जो है सख्त कानून बनाए,
ताकि जो वेस्टर्न कंट्रीज में फ्रीडम चल रहा है वो उसका फायदा यहाँ हिंदुस्तान के लोग ना उठाएं और इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो। कैमरामैन साटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई। आपने सुना नितिन सातपुते ने साफ कहा कि ऐसे मुजरिमों को फांसी की सज़ा होती है या तो उम्र कैद। इस मामले में नितिन सातपुते का कहना है कि आफ्ताब पूनावाला को फांसी की सज़ा के ज़्यादा चांस है, पर सभी दारोमदार इस जघन्य अपराध में कोर्ट के ऊपर है। इस मामले में क्या कदम उठाना है, और नितिन सातपुते ने कहा कि लिविंग रिलेशनशिप कानून को सख्त करने की ज़रूरत है। मुंबई से प्रेस एक्सप्रेस की रिपोर्ट। तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर वो किसको बोलते हैं, तो ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर जो है पूरा प्लानिंग के साथ किया है। इसके लिए मेरे हिसाब से, एज पर माई ओपिनियन, इसको फांसी से कम सज़ा नहीं होगी। अभी भारत के अंदर लिव इन रिलेशन का कोई कानून अभी तक बना नहीं। अगर मीडिया बोल रही है उसने अपराध किया है, लेकिन अगर कोई उसका एविडेंस नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मीडिया ने कहा है इसलिए उसको सज़ा दें। तो ऐसी घटना अगर होती है तो उसके बाद क्या होना चाहिए, सिस्टम कुछ करेगा नहीं तो हम क्या कर सकते हैं।